अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैप्लास इक्वेशन और पाइथन इक्वेशन कहाँ से आती है और कैसे इसको डिराइव किया जाता है। ये चीज़ जहन में रख के बैठिएगा और आपने पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो लैप्लास इक्वेशन और पाइथन इक्वेशन है ये दोनों सेम इक्वेशन होती हैं। पाइथन इक्वेशन अगर आप डिराइव कर सकते हैं तो आप एक स्टेप कर और लेने से आप लैप्लास इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे लिए सवाल सबसे अहम ये होता है कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप लैप्लास इक्वेशन या पाइथन इक्वेशन जो है उसको डिराइव करते हैं और उसको पढ़ते क्यों हैं। तो इसकी जो बेसिक है हम ये भी देखेंगे और साथ में इसको कैसे डिराइव करते हैं। ये छोटा सा एक लेक्चर है, इसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। पॉइंट नोट डाउन कर लें। सबसे पहला पॉइंट है कि वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द रीजन यूजिंग कूलम लॉ और गाउस लॉ व्हेन द चार्जेस distribution is specified in the region or using the relation E equal to minus del V when the potential V is specified throughout the region। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप वो सोचो कि एक रीजन है। रीजन मीन जैसे आप एक रूम में बैठे हुए हैं तो वो एक रीजन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपके फर्श से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाके छत के साथ टकरा रही है, रेज निकल रही है। अब आपसे कहा यह जाता है कि इनका क्या निकालो जी। ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यानी कि क्या हो रहा है, फर्श से रेज निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, छत से जाके टकरा रही हैं। आपसे कहा जाता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो आप कैसे उसे निकालेंगे, कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसके लिए हम लोग गाउस लॉ और कूलम लॉ से सपोर्ट लेते हैं। अच्छा, गाउस लॉ जो है वो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि दो चार्ज जो दिए होते हैं, जो कूलम लॉ होता है, दो चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, जितने चार्ज बड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, और जितना उनके दरमियान डिस्टेंस होगा उतना ही कम जितना उनके दरमियान डिस्टेंस होगा उतना ही कम उनमें क्या होगा, यानी कि अट्रैक्शन। यानी एक चार्ज सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, तो ये वाला चार्ज और दूसरा ये वाला चार्ज है, तो ये इन दोनों चार्जों का जो साइज है, एक के ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी, कॉलम फोर्स होगी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम कॉलम फोर्स होगी। बहरहाल ये कि मेरा मकसद जो है वो आपको ना तो गाउस लॉ सिखाना है ना कॉलम लॉ सिखाना है। मकसद है मैंने लैप्लास इक्वेशन पाइथन इक्वेशन सिखानी है। अगर आपको नहीं पता गाउस लॉ या कॉलम लॉ का तो वो आप यहाँ और से देख लें, और उसके बाद ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। उसके बाद ये होता है, फिर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका सवाल पैदा हुआ कि आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। When the potential V is specified throughout the region। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, however the particle case, आप एक खास केस की तरफ जाते हैं। Neither the charge distribution nor the potential distribution is specified only at the some boundaries। These टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब आप समझिएगा कि हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा बक्सा है, उस बक्से के अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम है, पूरे बक्से के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। तो फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया, हमें कोई इशू ही नहीं है। कोई बंदा कहता है कि बताओ कि उसके सेंटर में पोटेंशियल कितना है, तो जितना उसकी बाउंड्री के ऊपर होगा उतना सेंटर पे भी होगा। सेंटर से आगे पीछे हर जगह जो है उसका पोटेंशियल क्या होगा, जिस पॉइंट पे मर्जी देख ले वो सेम होगा। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें, जैसे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट आपको दिखाए हैं, इन तमाम के ऊपर पोटेंशियल सेम है। लेकिन अगर आपके पास कोई इसी तरह का बॉक्स दिया हुआ है लेकिन उसकी बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल आपको पता है, बाउंड्री का पोटेंशियल पता है, लेकिन आपको बीच वाले पॉइंट जो है उनका पोटेंशियल नहीं पता, वो डिफरेंट है, तो ऐसे केस को कहते होते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, जिसका पोटेंशियल जो है वो आपको बाउंड्रीज के ऊपर खाली पता है, बीच का पोटेंशियल डिफरेंट है, उसके दरमियान वाला पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है, तो इट मीन कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। यानी बाउंड्री की कीमतें पता हैं, अंदर की कीमतें हमें नहीं पता। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लैप्लास इक्वेशन और पाइथन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे।
For this type of problem, the field and the potential V are determined by using the Poisson equation or Laplace equation. Laplace equation is the special case of Poisson equation. ये पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पहला नंबर पॉइंट ये है कि आप गाज़ीज़ लॉ और कोलम लॉ की हेल्प से पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब पोटेंशियल थ्रू आउट किसी एरिया में सेम है। लेकिन अगर पोटेंशियल थ्रू आउट जो है वो सेम ना हो, खाली बाउंड्रीज़ के ऊपर का पता हो लेकिन अंदर जो है पोटेंशियल का ना पता हो, तो कोई बंदा हमें कहे कि उसके फलां पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें एक मसला क्रिएट हो जाता है। उस मसले का हल हमें लैप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन से मिल जाता है। और याद रखिएगा कि जो लैप्लास इक्वेशन होती है वो पॉइसन इक्वेशन का स्पेशल केस होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर, टॉपिक मीन कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि ऊपर जो है थोड़ी सी आपको लाइन मिस हो रही है, और ये कि मैं इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ, आपको सारा दिखाई दे ये। ओके, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें। टॉप वाली लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए याद रखिएगा कि वो बोल रहा हूँ जो वो लिख लें। फॉर द लीनियर Poisson एंड द Laplace इक्वेशन कैन बी इजीली डिराइव इन द Gaussian इक्वेशन। Gaussian इक्वेशन से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। जो Gaussian इक्वेशन है वो ये है कि आपके पास डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन है आपके पास, डेल डॉट वी इक्वल टू डी इक्वल टू रो वी। अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि ये डी क्या चीज़ है। डी जो है वो इक्वल है एप्सिलॉन ई के, डी जो है वो इक्वल है एप्सिलॉन ई के। अब यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी को शो कर रहा है, डी की कीमत ये नीचे दी हुई है, ई जो है वो आपका जो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी आई होप कि आप जानते होंगे इंटेंसिटी क्या होती है। चूँकि मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेक्चर जो लेंथी हो जाता है। आपको पता हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, उर्दू में इसको कहते हैं शिद्दत। करंट की कितनी, वो जो बिजली गुजर रही है, जो भी चीज़ गुजर रही है उसकी कितनी शिद्दत है, उसको हमने ई से लिखा हुआ है। अब जो डी है वो एप्सिलॉन ई है। अब ये जो एप्सिलॉन ई है ये यहाँ डी की जगह पुट करते हैं। यहाँ पे स्टार पड़ा हुआ है, आपने स्टार नहीं डालना, डॉट ही डालना है, एप्सिलॉन ई, और इधर रो वी लिखा हुआ है। फ्रॉम द होमोजीनियस मीडियम, अगर आपका मीडियम होमोजीनियस होगा विच एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट, वही राइट। अगर होमोजीनियस मीडियम है तो ये जो ई है एप्सिलॉन है ये कांस्टेंट होगा और ये यहाँ से दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अगर ये होमोजीनियस मीडियम ना हो तो ई को कांस्टेंट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा ये स्टार जो है ये डॉट ही है, गलती से लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ से ई की वैल्यू निकाली। ई की वैल्यू जो है वो ये निकाली नहीं, बल्कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ई जो होती है इंटेंसिटी माइनस डेल वी के इक्वल होती है। ये वाले जो डेल वी है इसको हमने उठा के यहाँ पे पुट कर लेना है, एक ही जगह पुट कर लिया, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में ये जो माइनस है आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगी डेल डॉट डेल वी इक्वल टू माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन। इसको नोट कर लें, चूँकि बस थोड़ी सी ये इक्वेशन यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन। इस चीज़ को हम कहते हैं पॉइसन इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉइसन इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये है उसकी डेरिवेशन। अगर हम पॉइसन इक्वेशन में रो की वैल्यू 0 कर दें तो इन दैट केस ये जो आपका आंसर होगा वो आएगा डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, जिसको हम लोग लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे और ये सारा जो प्रॉब्लम है वो उसे लिख भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।